हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपका यूट्यूब चैनल एमएसकेबीएम इंस्टीट्यूट में स्वागत है। देखिए, आज हम लोग क्लास 9 का केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। आज हम लोग इसका पहला पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, कौन सा पार्ट करेंगे? पहला पार्ट करेंगे, उसके बारे में समझेंगे हम लोग, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे सिलेबस के तौर पर यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो देखिए क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मास नंबर के बारे में, एटॉमिक नंबर के बारे में, आइसोटोप्स, ऑक्टेट रूल, इस सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ये आपका सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पर, तो एक एक करके हम लोग स्टडी करते हैं और स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के बारे में है। तो सबसे पहले हम लोग एटम को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, उसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ समझिएगा, सबसे पहले किसके बारे में बात किया गया? एटम्स के बारे में बात किया गया। तो भारत के सबसे पहले एक महर्षि थे जिनका नाम था कनद। महर्षि थे जिनका क्या नाम था? कनद नाम था, याद रखना है, कनद। उन्होंने सबसे पहले एक थ्योरी दिया कि यदि हम किसी भी एटम्स मतलब किसी भी सब्सटेंस को यदि हम उसको तोड़ते हैं और छोटा छोटा पार्टिकल्स में तोड़ते हैं तो एक समय एक ऐसा पार्टिकल्स आएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि उसको और तोड़ना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, जिसको क्या बोला गया? परमाणु बोला गया। महर्षि कनद उसको क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु। मैटर कंसिस्टेड ऑफ इनडिस्ट्रक्टिव माइन्यूट पार्टिकल्स कॉल्ड परमाणु। परम मीन्स अल्टीमेट एंड अणु मीन्स पार्टिकल्स, जिसको हम लोग एटम्स नाम दिए। एटम्स क्या होता है? सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। लेकिन हम लोग आगे जाके देखेंगे कि एटम को डिवाइड किया गया फंडामेंटल पार्टिकल्स में, जिसका नाम होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या नाम होगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, रेदर इट कंबाइंड विथ अदर परमाणु टू फॉर्म ए बिगर पार्टिकल कॉल्ड अणु। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर हम लोग समझते हैं, जैसे हाइड्रोजन है हम लोग के पास, तो ये हाइड्रोजन का क्या है? मॉलिक्यूल्स है, जिसको हम लोग अणु बोलते हैं। इसमें क्या हुआ है? दो को हाइड्रोजन एटम आपस में क्या हुआ है? कंबाइंड हुआ है। हाइड्रोजन का दो एटम्स आपस में क्या हुआ है? कंबाइंड हुआ है। दो परमाणु आपस में कंबाइंड हुआ है और अणु बनाया है। हम लोग इंग्लिश में परमाणु को एटम बोलते हैं और जो अणु होता है उसे हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। बाद में यही जॉन डाल्टन आएगा और एक थ्योरी देंगे जॉन डाल्टन, जिसे हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बोलेंगे। इसे फादर ऑफ एटम्स भी कहा जाता है। किसको? जॉन डाल्टन को। उससे पहले ग्रीक फिलोसफर एक नाम है डेमोक्रिटस, वो भी इसको परमाणु बोलते हैं, एटम, विच कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड जो परमाणु है, एटम्स है, जिसका मतलब होता है इंडिविजुअल, मतलब जिसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता है, उसी के बारे में बात किया जा रहा है। बाद में पहला साइंटिस्ट जिसका नाम है जॉन डाल्टन, इनके द्वारा जो थ्योरी दिया गया है वो एटम के बारे में है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और उसके हम लोग बात करते हैं पोस्टुलेट्स के बारे में। सबसे पहले तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जितना भी है पढ़ तो रहे हम लोग, लेकिन यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जितना भी थ्योरी दिया गया था डाल्टन्स के द्वारा, इसमें से सारा थ्योरी लगभग में गलत था, क्योंकि ये सबसे पहला बार था। इसीलिए इसको हम लोग जानते हैं। जैसे जैसे हम लोग देखेंगे, डिस्कवरी आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे बात पता चलेगा कि इनके द्वारा दिया गया जो स्टेटमेंट था वो क्या था? गलत था। तो क्या क्या पोस्टुलेट्स है, पहले ये पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि पोस्टुलेट्स डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी लिखिए, तो हो सकता है 3 नंबर का क्वेश्चन में ये देखने को मिल जाए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैटर के बारे में, तो उसी के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल एंड इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। मैटर जो है बहुत छोटा छोटा और इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। कोई भी चीज़, किसी को भी हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, तो जो सबसे छोटा और इंडिविजुअल पार्टिकल है जिससे मिलकर बना हुआ, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एटम्स बोलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। एटम को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एक एलिमेंट का, जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल के तौर पर आयरन लिए हम लोग, तो आयरन का एक एलिमेंट हुआ, इसका एटम्स आर अलाइक इन ऑल रेस्पेक्ट बट दे डिफर फ्रॉम द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। क्या बोला गया? कि आयरन का जितना भी एटम्स होगा सब क्या होगा? एक जैसा होगा, लेकिन किसी दूसरा एटम, जैसे कि हम सिल्वर से कंपेयर करते हैं इसको, तो इससे डिफरेंट होगा। ये इनके द्वारा बोला गया था, लेकिन हम लोग आगे चल के देखेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे आइसोटोप्स और आइसोबार्स, तो पता चलेगा कि ये जो स्टेटमेंट है इनके द्वारा दिया गया वो गलत हो गया। मतलब एक तरह से एग्जाम्पल के तौर पर इस तरह समझ सकते हैं, आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में हम लोग क्यों बात कर रहे हैं। जैसे कहा जाता भी है कि किसी एक आदमी का हमशक्ल होता है, मतलब सेम उसी तरह का होता है 7 को, तो उसी तरह आयरन जो एटम्स होगा उसका भी आयरन्स बहुत सारा देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग आइसोटोप्स के नाम से जानते हैं एक तरह से।
तो आगे हम लोग पढ़ेंगे आइसोटोप्स क्या होता है और आइसोबार्स क्या होता है। अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि इनके द्वारा बोला गया था कि जो एक जैसा एलिमेंट का एटम्स होगा, जैसे हम आयरन लिए, आयरन का एलिमेंट का जो एटम्स होगा वो सब जगह एक जैसा होगा, कोई भी आयरन का, लेकिन जब दूसरा से कंपेयर करेंगे तो दूसरा से उसका मैच नहीं होने वाला है। थोड़ा सा यहाँ पे हम बात कर देते हैं कि मैच किस सेंस में बात किया जा रहा है। जैसे कि हाइड्रोजन के बारे में यदि हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन 3 तरह का होता है, एक होता है 1H1, एक होता है 1H2 और एक होता है 1H3। अभी क्या बोला था कि सारा हाइड्रोजन एक जैसा होगा, यदि हाइड्रोजन है तो सारा हाइड्रोजन कैसा होगा, एक जैसा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, इसका मास 1 है, इसका मास 2 है और इसका मास 3 है, चेंज हो गया। तो पहला ये स्टेटमेंट गलत हो गया इनके द्वारा। दूसरा जो है सेम इसी तरह, जैसे आर्गन है, आर्गन का मास कितना होता है 40, कैल्शियम का मास कितना हो गया 40। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि क्या बोला गया था कि अलग अलग यदि एलिमेंट का एटम होगा तो सब कुछ में क्या होना चाहिए था, डिफर होना चाहिए था, अलग अलग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, सेम हो गया। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे हम लोग के पास कितना स्टेटमेंट है, तीसरा स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कंबाइन इन स्मॉल नंबर्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। जब भी एटम्स कंबाइंड होता है तो स्मॉल नंबर के फॉर्म में कंबाइंड होता है और अपना एक मॉलिक्यूल्स बनाता है। जैसे अभी H2 का ही एग्जांपल लिए थे हम लोग, CO2 का ही एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। तो सबसे कोशिश करता है कि जो स्मॉल नंबर है उसमें वो कंबाइंड हो और क्या बनाए, मॉलिक्यूल्स बने। जैसे कार्बन का 1 एटम्स और ऑक्सीजन का 2 एटम्स मिला तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मॉलिक्यूल्स बना यहाँ पर। तो ये 14 स्टेटमेंट है कि एटम ऑफ एलिमेंट कंबाइंड होता है स्मॉल नंबर के फॉर्म में और क्या बनाता है, मॉलिक्यूल्स बनाता है। अगले स्टेटमेंट की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि एटम्स ऑफ वन एलिमेंट कंबाइंड विद एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ सिंपल रेशियो टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अभी यही जो हम लोग यहाँ पे बात किए कि जैसे एक एग्जांपल के तौर पर CO2 का एग्जांपल लिए थे हम लोग, तो कार्बन का 1 एटम था और ऑक्सीजन का कितना एटम था, 2 एटम था। तो सिंपलेस्ट रेशियो में कंबाइन होगा, जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपलेस्ट रेशियो में कंबाइन होगा। जैसे और सिंपलेस्ट यदि देखें तो CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं इसको हम लोग, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। छठा जो पॉइंट है उसका, एटम्स आर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जो सबसे छोटा पार्टिकल्स है एटम्स, वही पार्टिसिपेट करता है, वही क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। तो स्टार्टिंग का जितना भी हम लोग अभी स्टेटमेंट पढ़े, पांचों सारा स्टेटमेंट डाल्टन्स के द्वारा दिया हुआ क्या है, गलत है। सिर्फ छठा जो स्टेटमेंट है वो सही है, वही चीज़ यहाँ पे नोट में लिखा गया है। द लेटेस्ट रिसर्च ऑन एटम हैज प्रूव्ड दैट मोस्ट ऑफ पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आर इनकरेक्ट एक्सेप्ट दैट एटम टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। अभी इसी के बारे में बात कर रहे थे, इनके द्वारा दिया गया जितना भी स्टेटमेंट है सब क्या हो जाएगा, गलत साबित हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहला दिया गया था इसीलिए हम लोग इसको बहुत सक्सेसफुल मानते हैं। अब हम लोग आएंगे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में समझने का। जो एटम्स का क्या होगा, फंडामेंटल पार्टिकल्स होगा। एटम का क्या होगा, फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स। एटम को जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर से हम लोग को 3 चीज़ देखने को मिलेगा। पहला होगा इलेक्ट्रॉन, दूसरा होगा हम लोग के पास प्रोटॉन और तीसरा होगा हम लोगों के पास न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कौन किया, प्रोटॉन का कौन किया, न्यूट्रॉन का कौन किया, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी किया है उनका नाम है जे थॉमसन। क्या नाम है इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी करने वाला का, जे थॉमसन। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन के द्वारा। प्रोटॉन का डिस्कवरी जो है वो रदरफोर्ड की है, लेकिन बेसिकली जो ई गोल्डस्टीन यहाँ पे लिखा गया है वो बेसिकली ध्यान में रखना है एनोड रे का डिस्कवरी किया, मतलब जो पॉजिटिव रे था उसका डिस्कवरी हुआ। लेकिन प्रोटॉन का डिस्कवरी यदि हम बात करते हैं तो रदरफोर्ड के नाम पे जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है तो आप लोगों के हिसाब से जो बुक में है वही एग्जाम में लिखना है। ई गोल्डस्टीन नाम याद रखना है, लेकिन एग्जैक्ट यदि रदरफोर्ड ऑप्शन में रहा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो रदरफोर्ड टिक लगाना है। A German scientist discovered protons, positively charged particle in an atom। आगे हम लोग पढ़ेंगे। और बाद में न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किनके द्वारा किया गया, जेम्स चैडविक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया, जेम्स चैडविक के द्वारा। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स। और यही फंडामेंटल पार्टिकल्स किसी भी एलिमेंट का जो एटम्स होता है, किसी भी एलिमेंट, एटम्स को जनरली स्फेरिकल शेप का माना जाता है, तो किसी भी एलिमेंट का जो एटम्स होता है उसका बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है। जैसे हम कोई घर बनाते हैं तो उसका सबसे जो छोटा बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है वो क्या होता है, एक ब्रिक्स होता है, एक ईटा होता है। उस ईटा से ही पूरा घर का निर्माण हुआ है। उसी तरह कोई भी एलिमेंट का जो एटम्स होगा उसका जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होगा वही उसका क्या होगा, बिल्डिंग ब्लॉक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा गया है,
बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन, जैसे हम लोग एक एग्जांपल करते हैं कि कंघी को बाल से जब हम लोग सूखा बाल से खींचते हैं और छोटा छोटा टुकड़ा के पास लेके जाते हैं तो छोटा छोटा टुकड़ा उसमें चिपक जाता है, मतलब एक तरह से उसमें चार्ज डेवलप हो जाता है। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात किया गया है कि इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय रबिंग विथ ईच अदर इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़, अब हम लोग के पास क्या है कि एलिमेंट क्या होता है इसको समझते हैं। एलिमेंट सबसे प्योर फॉर्म होता है किसी भी मैटर का। ठीक है, तो एलिमेंट्स का डेफिनेशन सबसे पहला सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बनता है एलिमेंट्स। एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस दैट कैन नाइदर बी फॉर्म्ड फ्रॉम नॉट डिकम्पोज इनटू सिंपलर सब्सटेंस और ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल मेथड्स। मतलब सिंपल फिजिकल और केमिकल मेथड से उसको और अलग नहीं किया जा सकता है या फिर डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, बनाया भी नहीं जा सकता है। एलिमेंट जो होता है वो सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बनता है। जैसे कि आयरन हम लिए तो आयरन का यदि रॉड लिए तो सिर्फ और सिर्फ वो किससे मिलकर बना होगा, आयरन का ही एटम से मिलकर बना होगा, उसके अलावा इसमें और कुछ नहीं होगा। इसी तरह सिल्वर ले लेंगे तो वो सिर्फ सिल्वर से मिलकर बना हुआ होगा। जैसे यहाँ एक एग्जांपल लिया गया है कि कार्बन लिया, कार्बन इज एन एलिमेंट बिकॉज इट कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी मेथड लाइक हीटिंग, ब्रेकिंग और पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन एलिमेंट है क्योंकि और उसको तोड़ा नहीं जा सकता है किसी भी फॉर्म में। यहाँ पे ध्यान ये देने वाला बात है कि रेडियो एक्टिविटी जो होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जैसे होता है, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो यूज होता है यूरेनियम, थोरियम, वो सबसे रेडिएशन निकलते रहता है, वो सब टूटते रहता है और हमेशा टूटते रहता है। उन लोग का जो टूटने का जो पीरियड है वो कंटिन्यूअसली चलते रहता है। इसीलिए यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी वर्ड यूज किया था। प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिव डीके एंड हाई एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शन कैन ट्रांसफॉर्म वन एलिमेंट्री सब्सटेंस इनटू अनदर। यहाँ पे एग्जांपल इसलिए इसका लेना पड़ा क्योंकि यहाँ पे समझाया था कि जो एलिमेंट होता है वो टूटता नहीं है, एलिमेंट का एटम टूटता नहीं है, लेकिन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यदि हम लेंगे तो टूट जाएगा। एटम का डेफिनेशन तो हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़े, वही डेफिनेशन है। एटम जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है किसी भी एलिमेंट का, दैट एग्जिबिट ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट। यदि हम आयरन का लिए हैं तो आयरन का एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज़ होगा वो वही प्रॉपर्टीज़ होगा जो आयरन का एटम्स का होगा, जो आयरन का एटम्स का होगा। It may or may not exist independently but take parts in every chemical reaction. E एग्जिस्ट कर सकता है, इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकता है और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है, लेकिन हर केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, पार्ट लेता है। ठीक है, ये है एटम का डेफिनेशन। ध्यान रखना है, पूछ सकता है कि डिफाइन एटम्स। दूसरा वर्ड में एटम्स को क्या बोल सकते हैं, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है जिंक का। जिंक के बारे में बोला गया है कि जैसे जिंक का हम एक टुकड़ा लिए, अब उसको तोड़ दिया, तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए, एक बात ऐसा आया कि इतना छोटा सा टुकड़ा में तोड़ दिया। तो ये जो जिंक का इसका जो प्रॉपर्टीज़ होगा, वो जो जिंक का पूरा एलिमेंट है उसका प्रॉपर्टीज़, दोनों का प्रॉपर्टीज़ क्या होगा, सेम होगा, अलग प्रॉपर्टीज़ नहीं होगा। ये होता है एटम्स। अब हम लोग बात किए थे कि एटम्स को क्या कर सकते हैं हम लोग, तो एटम्स को हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल्स में तोड़ सकते हैं। तो उसका फंडामेंटल पार्टिकल्स का नाम क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन आया कि उसका फंडामेंटल पार्टिकल्स का नाम क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि एक फंडामेंटल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। तो हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ। ऐसे इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी है उसका जो श्रेय जाता है वो याद रखना है जे थॉमसन को जाता है। किसको जाता है, जे थॉमसन को जाता है। ये एक्सपेरिमेंट कब किया गया ध्यान रखना है। तो एक डिस्चार्ज ट्यूब लिए हम लोग, क्या लिए, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिए जिसको बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज पर रखा गया, उससे जितना भी वैक्यूम था उसको बाहर कर दिया गया। नहीं, यहाँ पे विलियम क्रूक्स के बारे में बताया गया। उससे पहले जो सबसे पहले जे थॉमसन के बाद साइंटिस्ट थे, वो क्या नोट करते हैं कि गैसेस आर ऑर्डिनरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गैसेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्ट नहीं करते, मतलब इससे करंट पास नहीं होता है। लेकिन जब हाई वोल्टेज देते हैं, जैसे कि 10,000 वोल्ट के आसपास, 10,000 वोल्ट का बात हो रहा है, चार्ज फ्रॉम एन इंडक्शन कॉइल इज अप्लाइड टू ट्यूब फील्ड विथ गैसेस एट वेरी लो प्रेशर। प्रेशर बहुत कम, दो कंडीशन याद रखना है। जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी होगा तो एक हाई वोल्टेज होना चाहिए और प्रेशर क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। तो गैस क्या हो जाता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है और उससे फ्लो होने लगता है। ठीक है, टू बिगिन फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड इन द फॉर्म ऑफ रे, रे के फॉर्म में फ्लो होने लगता है। इसी रे को कैथोड से एनोड की ओर जा रहा था, अब कैथोड से ये रे निकला है तो उसका नाम क्या दे दिया गया, कैथोड रे दे दिया गया। एंड ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स द एनोड दे आर कॉल्ड कैथोड रे। कैथोड से निकला इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया गया, कैथोड रे। बाद में इसी अपरेटस को बनाया गया जे थॉमसन के द्वारा और ये मैच करके देखा गया कि सारा प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, मैच करता है किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ।
तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो गया। ये वही पॉइंट है जो हम लोग बात किए थे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए कि रेडियो एक्टिव में क्या होता है, रेडिएशंस होते रहता है हमेशा, इलेक्ट्रॉन का हिस्सा नहीं है। अब यहाँ पे डायग्राम को देखते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब किस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया या फिर इसी को कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब या फिर कैथोड रे ट्यूब्स। इंडक्शन कॉइल लगा हुआ है, यहाँ पर है माइनस और यहाँ पर है प्लस, इधर वाला होगा एनोड और इधर वाला जो है वो क्या है, कैथोड। नेगेटिव टर्मिनल जो है वो कैथोड है, पॉजिटिव टर्मिनल। प्रेशर रखा गया जैसा कि बोले थे कि बहुत कम प्रेशर रखना है, तो 0.01 mm ऑफ Hg। दूसरा यहाँ से वैक्यूम पंप रखा गया है कि यदि उसमें से कोई भी एयर वगैरह होगा यदि पहले से प्रेजेंट होगा तो उसको क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। और वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, 10 kV पे रखना है, 10,000 वोल्ट के आसपास, किलो वोल्ट लिखे हैं, मतलब 10,000 वोल्ट होना चाहिए। तो कुछ समय के बाद क्या देखेंगे कि इधर से जो कैथोड है, कैथोड वाला जो पार्ट है उधर से रे निकलना स्टार्ट होगा, किस डायरेक्शन की ओर, एनोड के डायरेक्शन की ओर। किस डायरेक्शन की ओर, एनोड के डायरेक्शन के और। कैथोड से निकल रहा है इसलिए उस रे का नाम क्या हो जाएगा, कैथोड रे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैथोड रे हो जाएगा। अब इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है, अ डिस्चार्ज ट्यूब इज ए हार्ड ग्लास ट्यूब फिटेड विद 2 मेटल प्लेट्स, 2 मेटल प्लेट्स होता है जिसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। एक पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है जिसको हम लोग एनोड बोलते हैं, अभी जैसे बताए थे कि पॉजिटिव वाला क्या होता है, एनोड होता है। और सेम उसी तरह नेगेटिव जो टर्मिनल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल, तो बैटरी में प्लस और माइनस रहता है ना, तो प्लस वाला को बोलते हैं एनोड और माइनस वाला को बोलते हैं कैथोड बोलते हैं। इट हैज ए साइड ट्यूब थ्रू विच गैस कैन बी पम्प्ड आउट बाय यूजिंग ए वैक्यूम पम्प टू क्रिएट ए वैक्यूम। वैक्यूम क्रिएट करने के लिए वहाँ से जितना भी वैक्यूम पंप है उससे बाहर कर देते हैं। अब यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, व्हेन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ऑफ 10,000 वोल्ट इज पास थ्रू गैसेस एट वेरी लो प्रेशर 0.0 mm Hg, कैथोड रे आर प्रोड्यूस्ड। कौन सा रे प्रोड्यूस होता है, कैथोड रे प्रोड्यूस होता है। अब जो प्रोड्यूस हुआ उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसके बारे में ध्यान रखना है और एक एक करके समझना है। कैथोड रे का क्या प्रॉपर्टीज है, सबसे पहला कैथोड से किधर जाता है, एनोड की ओर, एक स्ट्रेट लाइन में जाता है, मतलब एकदम सीधा जाएगा। कैसे जाएगा, सीधा जाएगा। दूसरा प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं, जब ये निकलेगा कैथोड रे तो अपने साथ थोड़ा सा फ्लोरेसेंस मतलब लाइट के फॉर्म में निकलेगा, ग्रीनिश येलो फ्लोरेसेंस ऑन ए सोडा ग्लास स्क्रीन प्लेस्ड इन द ट्यूब। यदि यहाँ पर हम लोग कोई ट्यूब मतलब स्क्रीन रखते हैं जहाँ पर हमको स्टडी करना हो तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ग्रीनिश येलो कलर का क्या देखने को मिलेगा, फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा। किस पे, सोडा ग्लास स्क्रीन पर। तीसरा यदि हम बात करते हैं तो कैथोड रे बेसिकली डिफ्लेक्ट होगा। कैथोड रे भी जैसे क्या बोले कि किधर से निकलता है, माइनस से निकलता है, जाता किधर है, प्लस की ओर। तो ये माइनस से निकल रहा है, इसका मतलब प्लस की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया गया बाहर से, इधर रख दिया माइनस और इधर रख दिया प्लस रख दिया। ठीक, अब ये माइनस से जा रहा था पहले प्लस की ओर, अब जिधर प्लस पहले दिख जाएगा कि उधर मुड़ जाएगा कि नहीं मुड़ जाएगा, इसीलिए रे को देखे इधर मुड़ते हुए दिखाया गया। सीधा नहीं जा पाया क्योंकि प्लस तो था यहाँ पर, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पे क्या रख दिया, पॉजिटिव चार्ज प्लेट रख दिया। इसका मतलब इसमें जो हम लोग देखेंगे इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू समझ सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को पढ़ना पड़ता है आगे 11 12 मतलब 12th में पढ़ते हैं मेनली हम लोग। दे आर अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज दे आर इनफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव फील्ड। ध्यान रखना है कि नेगेटिव है तो किधर मूव करेगा, पॉजिटिव की ओर मूव करेगा। और किससे डिफ्लेक्ट होगा, यदि हम यहाँ ध्यान दें तो ये नेगेटिव से क्या हुआ है, डिफ्लेक्ट हुआ है, मतलब नेगेटिव से दूर गया है और किधर गया है, पॉजिटिव की ओर गया है। एंड डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द नेगेटिव फील्ड दिस शोज दैट दे कैरी नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ समझना है कि यदि किसी के पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव से दूर जा रहा है, इसका मतलब हम लोग को पता है कि नेगेटिव ही होगा। तभी हम लोग को पता है कि नेगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, रिपल्सन होता है। नेगेटिव वाला क्या जाना चाहता है, दूर जाना चाहता है। तो डिफ्लेक्शन हुआ कैथोड रे का। चौथा, when a beam of cathode ray is made to fall upon hard metallic target like tungsten, X-rays are produced। यदि इस कैथोड रे पास हो रहा है और इसके सामने में हम कुछ टंगस्टन जैसा मेटल हार्ड सरफेस रख दिए तो यहाँ से एक रे प्रोड्यूस हो जाएगा जिसका नाम क्या होगा, एक्स-रेज हो जाएगा। दे पेनिट्रेट थ्रू मैटर। किसके थ्रू पेनिट्रेट हो सकता है, मैटर के थ्रू पेनिट्रेट हो सकता है। पेनिट्रेट मतलब इंटर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग आगे बढ़, हाँ तो अब यहाँ पे बात करते हैं अगला प्रॉपर्टीज़ का। क्या दिया हुआ है, दे कॉज आयोनाइजेशन ऑफ गैस थ्रू विच दे पास। मतलब जहाँ जो पास होगा उससे क्या होगा, गैस आयोनाइज हो जाएगा, मतलब आयंस के फॉर्म में टूट जाएगा गैस का। अगला पॉइंट क्या है, रेशियो ऑफ चार्ज ई टू मास ऑफ द पार्टिकल कंस्टिट्यूटिंग कैथोड रे रिमेन्स द सेम। मतलब E/m ऊपर में होगा चार्ज, ऊपर में क्या होगा
चार्ज और नीचे क्या होगा मास, इसका जो रेशियो होता है वो फिक्स हो जाता है और उसका वैल्यू है 1.76 इंटू 10 की पावर 11। अब चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम और मास का जो यूनिट होता है वो क्या होता है केजी। एसआई यूनिट का बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसका यूनिट क्या होगा कूलम पर केजी। हम कोई भी गैस लेते हैं चार्ज और बाय मास का जो रेशियो होता है वो क्या हो जाएगा फिक्स हो जाएगा। कोई भी गैस ले ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यदि कैथोड रे है तो चार्ज बाय मास का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा फिक्स हो जाएगा। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, दे प्रोड्यूस द शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ एंड मेक अ लाइट पैडल व्हील रोटेट। यदि हम अंदर में इसके पास में यदि हम कोई एक तरह का व्हील रख देते हैं, इस तरह का व्हील रख देते हैं और इधर से कैथोड रे जाएगा तो क्या करेगा इस व्हील को घुमाने लग जाएगा, घूमने लगेगा व्हील, क्योंकि जब इस पर स्ट्राइक करेगा तो इसको इधर से इस तरह से रोटेट करते रहेगा, घूमते चल जाएगा। ये कंक्लूजन हुआ इस एक्सपेरिमेंट से। किसका एक्सपेरिमेंट से, कैथोड रे का जो एक्सपेरिमेंट था उससे। अब क्या क्या कंक्लूड किया गया जे थॉमसन के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किए थे उसके बारे में बात करते हैं। थॉमसन कंक्लूड दैट कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल नाउ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। जो कैथोड है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, कैथोड रे जो है उसमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कंटेन करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन जो नाम है उसका मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। एटम ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी किसके द्वारा नाम दिया गया था, जॉनसन स्टोनी के द्वारा। ये सिर्फ जानने के लिए है कि एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा कि क्या किसके द्वारा नाम दिया गया है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कैथोड रे जो था नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कंटेन कर रहा था जिसको क्या नाम दे दिया गया इलेक्ट्रॉन्स, थॉमसन के द्वारा। दीज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल एटम्स। जितना भी एटम्स होगा हर एटम्स में ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होगा। मतलब कहने का मतलब है कि हर एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होगा। जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग में ही बोले कि हर एटम का फंडामेंटल जो पार्टिकल्स है वो कौन कौन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब में होगा और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ही हम लोग क्या बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन हैव बोथ डिफिनिट मास एंड डिफिनिट इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन के पास डिफिनिट मास भी होता है और डिफिनिट इलेक्ट्रिक चार्ज भी होता है। बोथ ऑफ विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब में हम कोई भी गैस लें उससे उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इलेक्ट्रॉन का मास भी फिक्स होगा, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो भी फिक्स होगा। अब यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रॉन के प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। क्या क्या इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहला, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑल सोर्सेज आर अलाइक हैविंग आइडेंटिकल मास। हम कोई भी सोर्स ले लें उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो सेम होगा। दूसरा, हर एटम में इलेक्ट्रॉन्स होगा, पहले बात कर चुके हैं। तीसरा, मास जो होगा इलेक्ट्रॉन का वो 1/1837 टाइम्स होगा हाइड्रोजन एटम का। कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन का यदि 1837 ग्राम मास है तो इलेक्ट्रॉन का होगा सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम। तो इसका मतलब यही हुआ 1/1837 टाइम्स। या फिर इसको यदि हम वैल्यू के तौर पर लिखें तो 9.108 × 10⁻³ kg, या फिर इसको कोई 2 डिजिट तक याद रख सकता है। ज़्यादा आसान है 2 डिजिट तक याद रखना। 9.1 × 10⁻³ kg इसका वैल्यू है तो डायरेक्टली याद कर सकते हैं। या फिर 9.11 8 है तो इसको 11 लिख सकते हैं, तो 9.11 × 10⁻³ kg हो जाएगा। ये हुआ इलेक्ट्रॉन का मास। आगे इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो चार्ज का वैल्यू होगा माइनस में। ये माइनस है, ये माइनस है, ध्यान रखना है। यहाँ पर माइनस लिखते हैं, इसको माइनस नहीं समझ लेना, पावर वाला माइनस नहीं, पावर वाला प्रोटॉन में भी होगा, यहाँ पर माइनस होगा। -1.6 इसको यदि हम शॉर्ट में याद रखना चाहें तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज का यूनिट होता है। वही चीज़ इसको यहाँ पे याद रखना है हम लोग को। इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टीज़ हो गया। आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन इज एक्सट्रीमली स्मॉल, इट्स रेडियस इज लेस देन 1 × 10⁻⁻15 मीटर। ये एटम में है, एटम हम लोग नहीं देख पाते हैं तो इलेक्ट्रॉन तो और छोटा होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है, इसका रेडियस 1 × 10⁻⁻15 मीटर के पास होता है। आगे चार्ज और मास का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। Whatever may be the material of cathode or nature of gas enclosed in the discharge tube। डिस्चार्ज ट्यूब में कोई भी गैस ले लें, कोई भी कैथोड ले लें, किसी भी मटेरियल का चार्ज और मास का जो रेशियो होगा वो इलेक्ट्रॉन का है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो फिक्स है, चार्ज जो है वो भी फिक्स है। तो इसका जब रेशियो लेंगे मतलब जब चार्ज डिवाइडेड बाय मास करेंगे तो ये भी क्या मिलने वाला है, सेम मिलने वाला
है। इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग -1 नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन के कंपैरिजन में इसका मास, मतलब हाइड्रोजन के कंपैरिजन का मास ना के बराबर होता है, तो उसको हम लोग 0 मान लेते हैं। अब क्वेश्चन आएगा 0 काहे मान लेंगे, तो अंदर ये है कि मान लीजिए किसी के पास 2000 रुपया है, कितना है 2000, अब मेरा पास 1 रुपया है, तो 2000 के रेस्पेक्ट में इस 1 का कोई वैल्यू नहीं है, 2000 रुपया के रेस्पेक्ट में 1 का कोई वैल्यू नहीं होगा। तो सेम उसी तरह हो रहा है कि हाइड्रोजन का जो मास है वो 1837 ग्राम है, जो लगभग में 2000 ग्राम है, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना ग्राम है 1 ग्राम, तो इसके रेस्पेक्ट में ये वाला मास क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता। इसीलिए हम लोग यहाँ पर मास के जगह पर 0 लिख देते हैं और चार्ज के जगह पर -1 लिखते हैं। ये डेफिनेशन हो गया। एन इलेक्ट्रॉन में बी डिफाइंड एज अ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैविंग एन यूनिट नेगेटिव चार्ज एंड मास इक्वल टू 1/1837 ऑफ हाइड्रोजन एटम। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल -1 E0. The subscript 0 represent its mass and its subscript -1 represent its electric charge. सुपरस्क्रिप्ट जो 0 था, ऊपर में जो लिखा गया था पहले बोले उसका मास है, और नीचे में जो लिखा गया सबस्क्रिप्ट वो उसका क्या है, चार्ज है। अब क्वेश्चन आता है कि एटम्स न्यूट्रल होता है, एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, मतलब ना ही उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब उसके पास कोई और वैल्यू है, मतलब कोई और चीज़ है जो इसके पे चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ताकि जितना माइनस हो उतना ही प्लस हो जाए और उसको क्या बना दे, 0 बना दे। तो वहीं से बात आता है कि प्रोटॉन के बारे में, और कितना प्रोटॉन होगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही क्या होगा, प्रोटॉन होगा। मान लिया 10 इलेक्ट्रॉन है तो -10 है, तो -10 को न्यूट्रल करने के लिए कितना होना चाहिए प्रोटॉन, तो -10 को बैलेंस करने के लिए +10 होना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पर स्टेटमेंट के तौर पर लिखा गया है कि एटम्स आर फाउंड टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। सो दे मस्ट कंटेन इन एडिशन टू पार्टिकल्स दैट आर पॉजिटिवली चार्ज सच दैट टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द टोटल पॉजिटिव चार्ज। यही पॉजिटिव चार्ज को बाद में क्या नाम दिया जाएगा, प्रोटॉन नाम दिया जाएगा। क्या नाम दिया जाएगा, प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो चुका है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोटॉन के बारे में। अब प्रोटॉन का डिस्कवरी जिस तरह वहाँ एनोड रे से हुआ था उसी तरह यहाँ पर किससे होगा, कैथोड रे से होगा, इसके बारे में ध्यान रखना है। सेम उसी तरह का डिस्कवरी है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस है कि बीच में कैथोड को रख देते हैं और उससे पास होता है। नोट पहले देखते हैं क्या है, ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं इन नोट में क्या लिखा गया है। तो नोट में क्या लिखा गया इसके बारे में बात करते हैं। व्हेन हाई वोल्टेज करंट इज पास थ्रू अ गैस, जब हाई वोल्टेज को हम लोग पास करते हैं किसी भी गैस से, टेकन इन ए डिस्चार्ज ट्यूब, तो किसमें लिखा गया है, डिस्चार्ज ट्यूब में लिया गया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ब्रेक अप द एटम्स ऑफ गैस इनटू नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन। जब किसी गैस को हम लोग पास करते हैं हाई वोल्टेज करंट से, तो वो एनर्जी उसको तोड़ देता है इलेक्ट्रॉन्स में, और किसमें, प्रोटॉन में तोड़ देता है। और जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन होगा, अभी हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का। किसके बारे में बात कर रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, साइंटिस्ट के बारे में। तो अभी हम बात किए थे स्टार्टिंग में ही, ध्यान रखना है कि जो गोल्डस्टीन है वो एनोड रे का डिस्कवरी किए हैं, जिसे हम लोग कैनल रे बोलते हैं। एक्चुअल जो रदरफोर्ड है उनको माना जाता है कि प्रोटॉन का डिस्कवरी किया। तो गोल्डस्टीन नोटिस अनदर सेट ऑफ रे ट्रैवलिंग इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ कैथोड रे। कैथोड रे के अपोजिट में एक रे जा रहा था जिसका नाम क्या दिया गया, एनोड रे। अब कैथोड किधर से जा रहा था, कैथोड रे किधर से जा रहा था, कैथोड से एनोड, और ये रे मूव कर रहा था एनोड से कैथोड की ओर मूव कर रहा था। ये ध्यान देने वाला बात है यहाँ पर। अब ये कब हो रहा था उसके बारे में बात किया गया है। When a perforated cathode placed somewhere in center of tube, ट्यूब के सेंटर में कहीं जब रखा गया, was used in above discharge tube, जो डिस्चार्ज ट्यूब दिया गया था उसी में, तो वहाँ से एक रे निकलना स्टार्ट हुआ, जिस रे का नाम क्या दिया गया, एनोड रे या फिर कैनल रे या फिर पॉजिटिव रे। He called these ray as canal ray since these ray pass through holes और कैनल्स। होल से पास हो रहा था, कैनल से पास हो रहा था, इसीलिए इसको नाम दिया गया कैनल रे। These ray were named as positive rays, पॉजिटिव ही नाम दिया गया क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के जैसा था, या फिर इसी को एनोड रे बोला गया क्योंकि ये एनोड से निकल रहा था या फिर एनोड से दूर जा रहा था। यदि हम समझने की कोशिश करते हैं तो
ये है मेरा एनोड, इसी एक्सपेरिमेंट को दिखाने की कोशिश किया है। अब यहाँ पर क्या है, परफोरेटेड कैथोड। अब यहाँ से परफोरेटेड कैथोड है तो कैथोड जो रे है वो किधर गया, एनोड की ओर। परफोरेटेड कैथोड ट्यूब से जो कैथोड रे निकला वो किधर जा रहा है, एनोड की ओर। यदि ध्यान दें तो इधर एनोड है मेरा और इधर से कुछ रे पास होके इधर जा रहा है, इस साइड में। अब एक तरह से समझे कि कैथोड एनोड से पास होते हुए जा रहा है इधर, मतलब इधर जा रहा है। साइन यहाँ पे हम थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं ताकि पता चल सके कि हम किस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। एनोड रे इस डायरेक्शन में, ठीक है, एनोड रे इस डायरेक्शन में है। अब एनोड इधर है, उस डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए उसका नाम एनोड रे है। और कैथोड रे जो है वो रेड कलर से है, इधर ही जा रहा है। या फिर रेड से हटा देते हैं, दूसरा कलर डाल देते हैं, एक पता चल सके इस डायरेक्शन। ठीक, तो सेम उसी तरह का एक्सपेरिमेंट यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी ध्यान में रखना है कि वोल्टेज हाई रखना है, वैक्यूम क्रिएट करके रखना है। अंतर सिर्फ यहाँ पर यह है कि यहाँ पर हम लोग को एक परफोरेटेड कैथोड लेना है। अब सेम जिस तरह इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टी, मतलब कैथोड रे का प्रॉपर्टी पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टी पढ़े थे, उसी तरह हम लोग किसका प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, यहाँ पर एनोड रेज का प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। अब एनोड रेज का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, यदि इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टीज याद है सारा काम हो जाएगा मेरा। सबसे पहला एनोड रे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, कैथोड रे भी ट्रेवल किया था स्ट्रेट लाइन में। अगला, दे कंसिस्ट ऑफ माइन्यूट मटेरियल पार्टिकल्स एंड हैंस प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट। मैकेनिकल इफेक्ट वहाँ पर भी आया था। जब हम कोई हार्ड सरफेस रखते थे तो क्या हो जाता था, घूम जाता था, उसको रोटेट करवा देता था। वो नेगेटिव से बना हुआ था, किससे बना है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है। अब यहाँ पर उल्टा होगा, जैसे वो नेगेटिव था तो किधर जाता था, पॉजिटिव की ओर। ये पॉजिटिव है तो किधर जाएगा, नेगेटिव की ओर। तो वही स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है कि पॉजिटिव रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बट इन डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ कैथोड रे। ये भी डिफ्लेक्ट होगा क्योंकि इस पर भी चार्ज है, तो लेकिन कैसा बिहेव करेगा, जैसा कैथोड किया था उसके अपोजिट में बिहेव करेगा। दिस मीन्स दैट दीज रे कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स बोलेंगे। दीज रे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस ऑन ए जिंक सल्फाइड स्क्रीन। जब ZNS का स्क्रीन लेंगे तो हम लोग को क्या दिखने को मिलेगा, फ्लोरोसेंस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, फ्लोरोसेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे चार्ज टू मास रेशियो। तो हम लोग वहाँ क्या देखे थे, चार्ज टू मास रेशियो कांस्टेंट होता था। यहाँ पर क्या है, चार्ज टू मास रेशियो डिफर करेगा फ्रॉम गैस टू गैस। Its value is much less than that of an electron and is maximum when hydrogen is taken in discharge tube। अब क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पर चेंज कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर यदि हम गैस को चेंज कर रहे हैं तो उसका जो मास होगा वो चेंज होगा। क्या है, चार्ज टू मास रेशियो। चार्ज तो ठीक है कि चार्ज फिक्स है, लेकिन यहाँ पे जो मास लिखा गया है, चार्ज तो ठीक है लेकिन यहाँ पे जो मास लिखा गया है उसके कारण, और ये मैक्सिमम तब होगा जब हम लोग हाइड्रोजन लेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का मास क्या होता है, सबसे कम होता है। अब मास नीचे लिखा हुआ है तो इसको मैक्सिमम बनाना है तो मैक्सिमम तभी हो सकता है, ऊपर में चार्ज लिखा गया है और नीचे मास लिखा गया। इस ओवरऑल वैल्यू को यदि हमको मैक्सिमम बनाना है तो ओवरऑल वैल्यू मैक्सिमम तभी हो सकता है जब नीचे वाला मिनिमम हो। और मिनिमम मास किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है, इसीलिए बोला हाइड्रोजन के लिए मैक्सिमम होगा। अब प्रोटॉन का प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। तो प्रोटॉन का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहला, प्रोटॉन पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1 होगा, और इसके ऊपर जो चार्ज होगा सेम वही होगा जो इलेक्ट्रॉन में होगा, सिर्फ वहाँ माइनस था और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। +1.602 × 10⁻⁹ कूलम। इसका मास कितना होगा, हाइड्रोजन एटम का जितना मास होता है उतना इसका मास होता है 1 AMU, जिसे हम लोग 1837 टाइम्स बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर। इसका वैल्यू का बात करेंगे तो 1.672 × 10⁻24 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1.672 × 10⁻24 ग्राम्स। अगले प्रॉपर्टीज़ की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग इसका। तो जो अगला प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, प्रोटॉन रिसाइड्स इन अगला प्रॉपर्टीज क्या है, प्रोटॉन रिसाइड्स इन सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम दैट इज इन द न्यूक्लियस। प्रोटॉन कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में रहता है। इसका भी डिस्कवरी हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन के तौर पे लिख दिया। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में समझते हैं। तो इसका मास है 1 AMU, चार्ज भी है 1, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है 1p1। क्या होता है, 1p1 मतलब 1p1 कहने का मतलब ऊपर वाला क्या है, मास, और ये 1 जो लिखा हुआ है इसको +1 यदि लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, चार्ज।
तो उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे समझाने का कोशिश किया है। प्रोटॉन कैसे फॉर्म्ड होता है, तो यदि हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करवा देंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं H+, और H+ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रोटॉन बोल सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। यदि उससे इलेक्ट्रॉन भी लॉस करवा दें तो सिर्फ उसके पास क्या बचेगा, प्रोटॉन बचेगा। तो H+ को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटॉन बोलते हैं। अब यहाँ पे नोट में जो लिखा हुआ उसको समझने की कोशिश करते हैं। एनोड रे नेवर ओरिजिनेट फ्रॉम द एनोड। सबसे पहला पॉइंट, एनोड रे कभी भी एनोड से ओरिजिनेट नहीं होता है। दीज रे कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव रेसिड्यू विच आर लेफ्ट व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर नॉक्ड आउट ऑफ द एटम्स ऑफ गैसेस इनक्लोज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। तो ये जो रे है इसमें पॉजिटिव रेसिड्यू कैसे देखने को मिलता है, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है एटम से। कौन बाहर निकलता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है डिस्चार्ज ट्यूब में, तो वहाँ पर प्लस देखने को मिल जाता है, इसीलिए हम लोग एनोड रे बोलते हैं। ध्यान रखना है कि एनोड से कभी भी ओरिजिनेट नहीं हुआ, इसीलिए डायग्राम में दिखाया गया था यहाँ पर कि ये जो जहाँ से कैथोड रे निकल रहा है वहीं से पॉजिटिव रे निकल रहा है, एनोड को उसी तरह रखा गया है। सिर्फ एनोड के डायरेक्शन से जा रहा था, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया था, एनोड रे रखा गया था। अगला पॉइंट, कैथोड रे ओरिजिनेट फ्रॉम द मेटल्स और इलेक्ट्रोड्स विच कंस्टिट्यूट द कैथोड। कैथोड रे उसी मेटल से ओरिजिनेट होता है या फिर इलेक्ट्रोड से जहाँ पर कैथोड होता है। ठीक, यहाँ तक ये टॉपिक होता है ख़त्म। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो गया, प्रोटॉन का डिस्कवरी हो गया। अब इसके बाद हम लोग अगले क्लास में, अगले वीडियो में देखेंगे कि इसके बाद क्या होता है, जे थॉम्सन मॉडल क्या होता है, रदरफोर्ड मॉडल क्या होता है। आज का क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। हम लोग फिर मिलेंगे इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।